क्या आप जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में कैसे बंदी बनाया था? बंदी बनाया भी था या नहीं? यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर जाने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इतिहास में तराइन के प्रथम युद्ध को लेकर इतिहासकारों में लंबे समय से यह विवाद चल रहा है कि सम्राट पृथ्वीराज ने तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को बंदी बनाकर स्वतंत्र किया था अथवा गौरी सम्राट पृथ्वीराज के सैन्य कुशलता के अभाव के कारण रणभूमि से भागने में सफल रहा था। इस विवाद का कारण है इतिहास के दो विविध स्रोत। फारसी स्रोत, जहां एक और मोहम्मद गौरी के रणभूमि से पलायन करने का वर्णन करते हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदू एवं जैन ग्रंथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान की क्षमाशीलता का परिचय देते हुए ये बताते हैं कि सम्राट ने गौरी को बंदी बनाकर उसे स्वतंत्र कर दिया था। तो सत्य क्या है, आइए देखते हैं। पहले फारसी ऐतिहासिक दस्तावेजों पर एक दृष्टि डालते हैं। मिन्हाज-ए-सिराज की तबकात-ए-नासिरी के अनुसार जब मोहम्मद गौरी लाहौर पर कब्जा करने के बाद तबरहिंद अथवा आज का भटिंडा की ओर कूच करता है और शीघ्र ही उसका इस्लामी लश्कर तबरहिंद के दुर्ग पर अपना अधिपत्य जमा लेता है। तबरहिंद उस समय काल में अजमेर साम्राज्य का एक सीमांत प्रदेश था। मोहम्मद गौरी तबरहिंद पर फतह करने के बाद किले की बागडोर काजी ज़ियाउद्दीन को सौंपकर गजनी लौट जाता है, ये कहते हुए कि मैं 8 महीने बाद गजनी से फिर वापस आऊंगा, तब तक तुम इस किले पर अपने 1200 घुड़सवारों के साथ कब्जा बनाए रखो। लेकिन जब मोहम्मद गौरी गजनी लौट रहा था तो उसे ये समाचार मिलता है कि अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में अनेकों हिंदू राजाओं की सेना तबरहिंद की ओर कूच कर रही है। तब मोहम्मद गौरी अपना निर्णय बदलते हुए हिंदू सेना से टक्कर लेने के लिए वापस भारत की ओर लौटता है और फिर घटित होता है सरस्वती नदी के निकट तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें हिंदुओं और गजनी की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थीं। तारीख-ए-फरिश्ता में हिंदू सेना की संख्या 2 लाख पैदल सैनिक और 3000 हाथियों की दी हुई है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के भाई एवं चौहान साम्राज्य के दिल्ली के शासक गोविंदराज भी शामिल थे। जब युद्ध आरंभ होता है तो दोनों सेनाओं में घमासान होने लगता है। शीघ्र ही मोहम्मद गौरी का सामना दिल्लीपति गोविंदराज से होता है। जब गौरी का अश्व महाराजा गोविंदराज के हाथी के सामने आ जाता है, मोहम्मद गौरी अपने भाले से राजा गोविंदराज के गर्दन काटने का प्रयास करते हुए अत्यंत फुर्ती से भाला उनकी ओर फेंकता है, जो राजा गोविंदराज की मुख को छूकर निकल जाता है, जिसके कारण उनके कुछ दांत टूट जाते हैं। जैसे ही राजा गोविंदराज पर मोहम्मद गौरी का प्रहार होता है, तुरंत ही वे इसके प्रत्युत्तर में गौरी पर भी भाले से प्रचंड प्रहार करते हैं, जो गौरी की भुजा को भेद देता है और गौरी दर्द से करहाने लगता है। घाव इतना गहरा था कि कुछ ही क्षणों में अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है। अब मोहम्मद गौरी का रण कौशल शिथिल पड़ने लगता है और वो युद्ध भूमि से पलायन करने का विचार करने लगता है। उसका शरीर उसके हौसलों का साथ अब नहीं दे रहा था। वो अपने घोड़े से बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि उसकी सेना का एक खिलजी अश्वार अपने सुल्तान की ये दयनीय स्थिति देख तुरंत वहां आ जाता है और गौरी को वहां से निकाल कर ले जाता है, ताकि महाराजा गोविंदराज सुल्तान पर कोई और वार न कर दे, जिससे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाए। वहीं दूसरी ओर गजनी की सेना जब मोहम्मद गौरी को युद्ध भूमि ने नहीं पाती तो इस्लामी सेना में भगदड़ मच जाती है। इस्लामी लश्कर उलटे पांव वापस भागने लगता है। भागती हुई गजनी की सेना का पीछा भी हिंदू सेना द्वारा कई मीलों तक किया जाता है। तारीख-ए-फरिश्ता के अनुसार हिंदू सेना ने इस्लामी लश्कर का पीछा 40 मील तक किया था। अनेकों मीलों तक निरंतर भागने के पश्चात इस्लामिक सेना एक सुरक्षित स्थान पर रुकती है, जहां गजनी के सैनिकों को पता चलता है कि सुल्तान जिंदा है और उन्हें बेहोशी की अवस्था में युद्धभूमि से निकाल लिया गया था। यह कहानी जो अभी आपने सुनी, ये हमें तबकात-ए-नासिरी से प्राप्त होती है। हालांकि तबकात-ए-नासिरी की विभिन्न प्रतियों में खिलजी अश्व की कहानी में अंतर है, लेकिन एक और कहानी भी है जिसका उल्लेख तारीख-ए-फरिश्ता में भी मिलता है। तारीख-ए-फरिश्ता के लेखक ने यह कहानी हबीब-उस-सियार के लेखक ख्वांदमीर से उद्धृत की है और एच.जी. रवेस्टी, जिन्होंने तबकात-ए-नासिरी का अनुवाद किया था, उन्होंने भी जैन-उल-मासिर से यह कहानी वर्णित की है।
क्या है वह अनोखी कहानी? आइए सुनते हैं। जब महाराजा गोविंदराज मोहम्मद गोरी पर अपने भाले से ज्वलंत प्रहार करते हैं तो गोरी चोटिल होकर अपने घोड़े से गिर जाता है एवं अत्यंत रक्तस्राव होने के कारण उसका शरीर अचेतावस्था में चला जाता है। कोई भी घुड़सवार उसे बचाने नहीं आता। युद्ध समाप्त होने के पश्चात भी वो इसी अवस्था में अपने गजनी के मृत सिपाहियों के बीच पड़ा रहता है। हिंदू सेना भी गौरी को मृत ही मान लेती है। वहीं रात्रि में गजनी के सैनिक एक छोटी सी टुकड़ी भेजते हैं अपने सुल्तान के मृत शव के तलाश में। तब उन्हें युद्ध भूमि में गौरी का शरीर दिखाई पड़ता है, जो अभी भी अचेतन अवस्था में ही था। गजनी के सिपाही उसे मृत समझकर सुरक्षित स्थान पर ले आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि सुल्तान तो अब भी जीवित है। इसी कहानी को पूर्व की तबकात ए नासिरी की कहानी से तुलना करते हुए इतिहासकार राम वल्लभ सोमानी ये कहते हैं, खिलजी घुड़सवार द्वारा मोहम्मद गौरी को अंतिम समय पर बचाने के वृतांत पर कोई भी इतिहासकार प्रथम दृष्टया विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि युद्ध भूमि की जैसी परिस्थिति का वर्णन तबकात ए नासिरी कर रही है वो एक क्लोज कॉम्बैट सिचुएशन है, जहां पर मोहम्मद गौरी घायल अवस्था में है। अत्यधिक रक्तस्राव हो चुका है, वो घोड़े से गिरने वाला है या फिर गिर चुका है। ऐसे में निकटवर्ती दो ही संभावना हो सकती है कि महाराजा गोविंदराज मोहम्मद गौरी पर फिर एक बार अपने भाले से ज्वलंत प्रहार कर उसका वध कर दें, अथवा महाराजा गोविंदराज के निकट जो हिंदू सैनिक थे वो मोहम्मद गौरी को बंदी बना लेते। ऐसे में जहां गौरी चारों ओर से घिरा हुआ हो, ऐसे में कोई एक घुड़सवार सुल्तान को युद्ध भूमि के मध्य से निकाल कर ले जाए। यह वृत्तांत तो सत्य कम कल्पना अधिक लगता है। राम वल्लभ सोमानी आगे कहते हैं कि दोनों वृत्तांतों में एक समानता है, और वो ये है कि दोनों ही मानते हैं। जब मोहम्मद गौरी घायल हो गया था तो उसके लश्कर में भगदड़ मच गई थी, और उसके लश्कर को बहुत बाद में पता चला कि सुल्तान तो जिंदा है। और तारीख ए फरिश्ता तो यहां तक कहता है कि गजनी की सेना की इस कायरतापूर्ण व्यवहार के लिए सुल्तान ने गजनी पहुंचकर अपनी भगौड़ी सेना को दंडित भी किया था। वही तबकात ए नासिरी हिंदुओं द्वारा गौरी की भागती हुई सेना का 40 मील तक पीछा करने का भी वर्णन करती है। तो ऐसे में अगर खिलजी घुड़सवार और रात्रि को टुकड़ी भेजकर सुल्तान को बचाने की घटना को युद्ध भूमि में हुई किसी अपमानजनक घटना को छुपाने का आवरण मान लिया जाए, तो तीसरी कहानी को बल मिल जाता है जो हमें हिंदू स्रोतों से प्राप्त होती है। वही कहानी जो पृथ्वीराज रासो हम्मीर महाकाव्य आदि भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है कि मोहम्मद गौरी को युद्ध बंदी बनाया गया था। कैसे बंदी बनाया गया था, उसके संकेत स्वयं हमें फारसी इतिहासकार दे रहे हैं। मोहम्मद गौरी और महाराजा गोविंदराज के द्वंद्व के घटनक्रम से। लेकिन क्योंकि फारसी इतिहासकार हिंदुओं द्वारा इस्लामी शासक को युद्धबंदी बनाए जाने को लज्जा का विषय मानते थे, इसलिए उन्होंने इसका वर्णन स्पष्ट रूप से नहीं किया। वहीं दूसरी ओर हिंदू ऐतिहासिक ग्रंथ जो सम्राटों की वीरता के साथ उनकी क्षमाशीलता को भी गौरवशाली मानते थे, इसलिए उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को बंदी बनाए जाने एवं बाद में स्वतंत्र करने के प्रकरण को अलंकार युक्त शब्दों में प्रस्तुत किया। हालांकि कुछ इतिहासकार फारसी दस्तावेजों के आधार पर सम्राट पृथ्वीराज पर मोहम्मद गौरी के भागती हुई सेना पर पीछा न करने का आरोप लगाते हैं, परंतु ये आरोप स्वयं फारसी ऐतिहासिक दस्तावेजों से खंडित हो जाता है, जहां गजनी की सेना का पीछा किए जाने का वर्णन है। कुछ इतिहासकार सम्राट पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी को बंदी बनाए जाने की घटना को असत्य मानते हैं, क्योंकि फारसी इतिहासकार इसका जिक्र नहीं करते। लेकिन वे इतिहासकार जानबूझकर इस तथ्य की अनदेखी करते हैं कि हिंदू ग्रंथ घटना पर एकमत है। वहीं फारसी ऐतिहासिक दस्तावेजों में विभिन्न कहानियां मिलती हैं। अंततः इस विषय पर आपके क्या विचार है, कमेंट कर बताएं। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक करें। इस विषय से अपने मित्रों बंधुओं को अवगत कराने के लिए वीडियो को शेयर करें। यदि आप ऐसे तथ्यात्मक वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।